गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और दोस्तों आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग, यानी जंतु वर्गीकरण के बारे में हम दोस्तों आज वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। और ये हमारा दोस्तों जंतु वर्गीकरण से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले दोस्तों हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की सारी वीडियो मैं आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ। और कुछ वीडियो जो हैं बची हुई हैं, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हुआ, विटामिन्स हुआ, ठीक है, मिनरल्स हुआ, ये सारी चीज़ें बची हुई हैं। तो इन्हें हम दोस्तों जैसे ही आपका जंतु वर्गीकरण और पादप वर्गीकरण खत्म होता है उसके तुरंत बाद ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए करा दूँगा। और दोस्तों मुझे उम्मीद है जी जितने भी टॉपिक मैंने आपके लिए कराए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे, बेहतर लगे होंगे, बेस्ट लगे होंगे। और जो कंटेंट मैंने आपके लिए उपलब्ध कराया है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों जितना मुझसे हो सका है, जितनी चीज़ें मैंने आपके लिए प्रोवाइड कराने की कोशिश की, जितना बेहतर आपके लिए देने की कोशिश की, वो सारी चीज़ें मैंने दी हैं। बशर्ते दोस्तों कमी रही होगी तो शायद कहीं आपकी, क्योंकि दोस्तों मैंने सारी चीज़ें करा दी हैं। और अगर कमी रहेगी भी तो भी आपकी ही रहेगी, क्योंकि दोस्तों जो चीज़ें मैंने आपके लिए उपलब्ध कराई हैं अगर वो आपने नहीं की हैं, अच्छी तरह से रिवाइज नहीं किए हैं, उनके नोट्स नहीं बनाए हैं, उन्हें रिवाइज नहीं किया है, तो ये आपकी कमी है। बशर्ते जो मेरा फ़र्ज़ है दोस्तों मैं आपके लिए काम निभा रहा हूँ, आपका सारी चीज़ आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। तो आपसे वही रिक्वेस्ट है मेरी बस दोस्तों कि जितना हो सके दोस्तों सारी चीज़ें जो आपने तैयार की हैं, जो आपने नोट्स बनाए हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों सारी चीज़ों को अच्छी तरह से दोस्तों रिवाइज करते रहें, करते रहें, करते रहें, जब तक कि वो आपको याद ना हो जाए। सारी चीज़ों को समझें कि मैंने किस तरह से आपको सारी चीज़ें समझाई हैं, ठीक है दोस्तों। और रिक्वेस्ट है दोस्तों मेरी आपसे कि आप दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, अपने हर फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों हाथ जोड़कर कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जंतु वर्गीकरण। और इसमें हम सबसे पहले समझने वाले हैं दोस्तों सजीवों का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है। और जो पादपों का वर्गीकरण है उसे हम क्या कहते हैं, जंतु वर्गीकरण है उसे हम क्या कहते हैं, किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। और जैसे आपका होता है दोस्तों 2 चरण वर्गीकरण, 3 जगत का वर्गीकरण, 4 जगत, 5 जगत का वर्गीकरण, ये किसने दिए थे। सबसे पहले जो है दोस्तों वर्गीकरण शब्द जो है किसने दिया, किसने इसे सबसे पहले दोस्तों जो है इसका सजीवों का वर्गीकरण का क्लासिफिकेशन किया था, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और किस वर्ग में कौन सा संघ आता है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और ये आपका दोस्तों ऐसा समझ लीजिए जैसे कि दोस्तों बेस मैं आपके लिए कंप्लीट करा रहा हूँ जंतु वर्गीकरण का। और यहाँ से मैं बता दूँ दोस्तों 2 से 3 प्रश्न बनते ही हैं, तो ये छोटा सा टॉपिक है तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों हम अलग अलग हर संघ का अलग अलग जो है क्लासिफिकेशन भी पढ़ने वाले हैं, उसके साथ में एग्जाम्पल भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम दोस्तों एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं कि क्या होता है सजीवों का वर्गीकरण। तो अपने पेन कॉपी उठा लीजिए दोस्तों, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही दिया है कि जंतु और पादपों के वर्गीकरण को वर्गीकी यानी वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि सजीवों का वर्गीकरण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम दोस्तों वर्गीकरण विज्ञान, यानी दोस्तों क्लासिफिकेशन, लिविंग ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी दोस्तों सजीवों का वर्गीकरण, जिसमें दोस्तों हम पादप और जंतु दोनों का वर्गीकरण हम समझते हैं। आगे आपको याद रखना है दोस्तों सेकंड रो में दिया है कि अंग्रेजी में वर्गी के लिए 2 शब्दों का उपयोग होता है। एक है दोस्तों टैक्सोनॉमी यानी दोस्तों वर्गीकी, और दूसरा है दोस्तों सिस्टेमेटिक्स यानी दोस्तों क्रमबद्धता। यानी दोस्तों जो चीज़ें दी हुई हैं वर्गीकरण में उन्हें क्रम वाइज अच्छी तरह से क्रम में सजाना, यानी दोस्तों बताना, समझाना। जैसे जंतु होते हैं, पोरीफेरा संघ होता है, सेलेंट्रेटा अलग होता है, प्लेटी हेलमिंथेज वर्ग अलग होता है। तो हर वर्ग का क्लासिफिकेशन क्रम वाइज यानी क्रमिक रूप में करना। उसी प्रकार दोस्तों पादपों का भी क्रमिक रूप में वर्गीकरण करना, वो होता है दोस्तों आपका क्या, क्रमबद्धता। वर्गीकरण तो आपका है ही, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि वर्गीकरण विज्ञान को ही हम दोस्तों जंतु और पादप वर्गीकरण कहते हैं।
ठीक है। आगे हम देखते हैं दोस्तों टैक्सोनॉमी शब्द जो है ग्रीक शब्द टैक्सिस, जिसका अर्थ है दोस्तों क्रम से रखना, यानी क्रम में सजाना, और नोमोस का अर्थ है दोस्तों नियम के अनुसार। नियम के अनुसार जैसे दोस्तों सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन से जंतु आए, फिर उसके बाद कौन से आए, फिर उसके बाद कौन से आए, ठीक है। किस में कोशिका नहीं पाई जाती है, किस में कोशिका नहीं पाई जाती है, उस आधार पर सारे जंतुओं को, सजीवों को सजाना या क्रमिक रूप में लिखना, ये होता है दोस्तों नियम। अतः टैक्सोनॉमी का अर्थ है दोस्तों क्रम से रखने का नियम, ठीक है दोस्तों। जो भी वर्गीकरण किया गया है वो दोस्तों इसमें जितने भी आपके जो हैं दोस्तों वैज्ञानिक हुए हैं, सभी ने दोस्तों इन चीज़ों को क्रम में रखने की कोशिश की है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों, फर्स्ट वैज्ञानिक आपके हैं दोस्तों जो कि है कैंडोल, जो कि 1813 में कैंडोल ने इस शब्द का प्रयोग पादप वर्गीकरण के लिए किया था। ये जो वर्गीकरण शब्द है दोस्तों, सबसे पहले जो टैक्सोनॉमी शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया दोस्तों? कैंडोल साहब ने, जो कि 1813 में किया। और किसके लिए किया दोस्तों? पादपों के वर्गीकरण के लिए किया। सिस्टमेटिक शब्द ग्रीक शब्द सिस्टेमा से बना है। ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये याद मत रखना, लेकिन दोस्तों ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कार्ल लीनियस ने 1735 ईस्वी में सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक सिस्टेमेटिक्स शब्द के आधार पर लिखी थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी? तो कार्ल लीनियस ने। और कब लिखी? 1735। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, ये दोनों ही प्रश्न पूछे जा चुके, ये भी और ये वाला भी, ये दोनों ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आपको याद रखना है। और पुस्तक का क्या नाम था दोस्तों? सिस्टेमा नेचुरी। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार जिस प्रकार से ये वर्गीकरण किया है कार्ल लीनियस साहब ने, तो इसे दोस्तों इसका वर्गीकरण जो है दोस्तों कुल 7 पदों में किया है, जिन्हें दोस्तों हम वर्ग या टैक्सोन हम कह सकते हैं। जिसमें फर्स्ट वर्ग है दोस्तों आपका जगत, ठीक है दोस्तों, यानी वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई ये आपकी कहलाती है वर्ग। और सबसे छोटी है दोस्तों जाति, सबसे छोटी इकाई। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है और सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों एनिमेलिया, जो मानव जगत का है उसे हम कहते हैं दोस्तों एनिमेलिया। फिर आता है दोस्तों उसके बाद संघ, यानी मानव संघ, जिसमें दोस्तों कॉर्डेटा आता है, रज्जुकी जिसे हम कहते हैं। फिर आता है वर्ग, यानी दोस्तों क्लास, जिसे दोस्तों मानव का ही वर्ग है, इसे दोस्तों मैमेलिया स्तनधारी हम कहते हैं। फिर आता है दोस्तों गण, यानी ऑर्डर, जिसे दोस्तों हम प्राइमेट कहते हैं, मानव का ही गण होता है। फिर होता है दोस्तों कुल, यानी फैमिली, मानव का कुल, जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? होमोनिडी, मानव के हैं ये यहाँ पर, जबकि ये वर्ग दिए हैं एनिमेलिया, कॉर्डेटा, मैमेलिया, प्राइमेट, होमोनिडी, होमो और सेपियंस। फिर उसके बाद आता है दोस्तों वंश, कौन सा? होमो वंश। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, मानव जगत किस वंश से है दोस्तों? होमो वंश से। किस कुल से है? तो होमोनिडी। किस गण से है? तो प्राइमेट। किस वर्ग से है? तो मैमेलिया, यानी दोस्तों स्तनधारी। किस संघ से है? कॉर्डेटा संघ से, जैसे हम रज्जुकी कहते हैं। और किस जगत से है? तो एनिमेलिया। और किस जाति से है? तो दोस्तों सेपियंस। तो इस प्रकार से इन्हें वर्गीकृत किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, इस जगह से दोस्तों डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये 2 चीज़ें आपको जरूर याद रखनी है कि वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जगत है और सबसे छोटी इकाई है दोस्तों आपकी जाति। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और नहीं आई हैं तो दोस्तों 1-2 बार रिवाइज करोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए करा चुका हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों वर्गीकरण की द्वि पद्धति किसने दी थी? तो ये दी थी दोस्तों कैरोलस लीनियस साहब ने 1735 में इसे प्रतिपादित किया, जिसमें दोस्तों सजीवों को जंतु और पादप 2 जगतों में इन्होंने रखा था। यानी द्विजगत पद्धति जो है किसने दी? कार्ल लीनियस साहब ने या कैरोलस लीनियस साहब ने 1735। फिर आती है उसके बाद दोस्तों 3 जगत पद्धति, जो कि 1866 या 68 आप बोल सकते हो, जो ऑप्शन में हो। और ये दिया था दोस्तों अर्नेस्ट हैकल साहब ने। और ठीक है दोस्तों, ये 3 जगत पद्धति किसने दी? 1866 या 68 में अर्नेस्ट हैकल साहब ने। और इन्होंने जंतुओं को, जो सजीव हैं
उनको दोस्तों जंतु और पादप व प्रोटिस्टा संघ में, प्रोटिस्टा जगत में इन्होंने इन्हें बांटा था। यानी दोस्तों पादप और जंतुओं के रूप में किसने बांटा? कैरोलस लीनियस साहब ने, जो कि द्विजगत पद्धति दी थी। जबकि तीन जगत पद्धति में किसने दी? अर्नेस्ट हैकल साहब ने, जिन्होंने इन्होंने क्या किया दोस्तों? सजीवों को तीन भागों में बांट दिया। पहला जंतु, पादप और प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आपको याद रखना है दोस्तों, प्रोटिस्टा में शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ को रखा जाता है। किसके हिसाब से दोस्तों? अर्नेस्ट हैकल साहब के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम आगे समझते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों चार जगत पद्धति की। तो चार जगत पद्धति दोस्तों दी थी कॉपलैंड साहब ने 1956 में, या फिर दोस्तों आप बोल सकते हो 1938 से 1956 के बीच में, जिसमें दोस्तों इन्होंने सजीवों को मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाजोआ और मेटाफाइटा, इन चार जगत में इन्होंने इसमें बांटा था। यानी चार इन्होंने ये ग्रुप बनाए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाजोआ, मेटाफाइटा। ये कहलाती है आपकी चार जगत पद्धति। मोनेरा में आपको याद रखना है दोस्तों एक कोशिकीय जीव और प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। किसमें दोस्तों? मोनेरा में एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। जबकि प्रोटिस्टा में दोस्तों एक कोशिकीय जीव और यूकैरियोटिक, यानी दोस्तों एक कोशिकीय तो मोनेरा में भी होते हैं, प्रोटिस्टा में होते हैं, लेकिन मोनेरा जो होता है दोस्तों इसमें प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक। वहीं मेटाजोआ में दोस्तों इन्होंने जंतुओं को रखा और मेटाफाइटा में पादपों को इन्होंने रखा था। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है 1969 में परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली का स्थान किसने लिया दोस्तों? पांच जगत पद्धति ने। और ये पद्धति दी थी दोस्तों व्हिटेकर साहब ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये प्रश्न रिवाइज होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बार कई बार पूछा जा चुका है। हर बार ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और यहाँ से जितनी भी मैंने पद्धतियाँ बताई हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं 101% दोस्तों। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों व्हिटेकर ने सभी जीवों को निम्न पांच जगतों में बांटा था। यानी पांच जगत में इन्होंने इन्हें वर्गीकृत किया था, जिसमें पहला है दोस्तों मोनेरा जगत। और मोनेरा जगत में दोस्तों प्रोकैरियोटिक जीव और एक कोशिकीय जीव इनमें आते हैं, अर्थात जीवाणु, जितने भी जीवाणु हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, आर्कियोबैक्टीरिया हैं और माइक्रोप्लाज्मा हैं, ये सारे के सारे आते हैं दोस्तों मोनेरा जगत। फिर उसके बाद इन्होंने रखा था दोस्तों प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में दोस्तों इन्होंने क्या बताया कि एक कोशिकीय होते हैं इसमें भी, लेकिन जीव जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय मोनेरा में भी होते हैं और इसमें भी, लेकिन दोस्तों मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होते हैं और इसमें प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक। पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी इसे हम दोस्तों युगलीना बोलते हैं। यानी दोस्तों युगलीना जो है, युगलीना, प्रोटोजोआ, डायटम्स, यानी जिन्हें हम दोस्तों भूरे शैवाल कहते हैं, ये सारे के सारे दोस्तों किस में आते हैं? प्रोटिस्टा जगत में। अब बात करते हैं दोस्तों हम कवक जगत की, यानी फंजाई किंगडम की। तो इसमें दोस्तों परजीवी जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं और मृत पदार्थों पर भोजन करने के लिए निर्भर शामिल जीव इसमें शामिल हैं। इनकी कोश का भित्ति काइटिन की बनी होती है, कवक जगत की काइटिन की। ठीक है, और ये सामान्यतः दोस्तों यूकैरियोटिक होते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों पादप जगत की, यानी प्लांट किंगडम की। तो इस जगत में इन्होंने दोस्तों जो है शैवाल और बहुकोशिकीय हरे पादपों को इन्होंने इसमें शामिल किया था। फिर आता है दोस्तों उसके बाद जंतु जगत। जंतु जगत में इन्होंने क्या किया दोस्तों? इसमें सभी बहुकोशिकीय जंतु शामिल होते हैं। इसे मेटाजोआ भी कहते हैं। किसको दोस्तों? पांच जगत पद्धति को क्या कहते हैं? मेटाजोआ। सॉरी दोस्तों, जंतु जगत को हम क्या कहते हैं? मेटाजोआ। ठीक है दोस्तों, तो ये पांच पद्धतियाँ थी जो व्हिटेकर साहब ने दी थी। तो ये आपको याद रखनी। कब दी थी दोस्तों? 1869 में। अब चलिए दोस्तों आगे, और ये सारी चीज़ जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ मैंने आपके लिए पहले ही बोल दिया था शुरुआत में कि यहाँ से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 101% मैं आपके लिए गारंटी देता हूँ दोस्तों, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे और टॉपिक छोटा सा है तो आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों, ये जितनी भी जगत आए थे, यानी ये जितनी भी जैसे 2 जगत, 3 जगत, 4 जगत, 5 जगत पद्धति आई थी, इनमें क्या हुआ दोस्तों कि इनका वर्गीकरण किया गया था दोस्तों इनकी कोशिकाओं के हिसाब से, इनके सीलोम के हिसाब से। ठीक है दोस्तों,
और इनके जैसे एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है या प्रोकैरियोटिक है, इस हिसाब से इनका वर्गीकरण किया गया था। ये वो वर्गीकरण है जंतु जगत वर्गीकरण, और इसी के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे आपका जंतु जगत है, जंतु जगत जो है दोस्तों, ये रहा आपका जंतु जगत निम्न संघों में बटा हुआ है। जैसे जिसमें पहला संघ आता है आपका पोरिफेरा संघ, फिर उसके बाद आता है दोस्तों सेलेंट्रेटा संघ, फिर उसके बाद आता है दोस्तों टीनोफोरा संघ, फिर प्लेटी एलमेंथिज आता है, फिर एसके एलमेंथिज, फिर एनेलिडा आता है, फिर उसके बाद दोस्तों ऑर्थोपोडा आता है, ऑर्थोपोडा के बाद में मोलस्का के बाद में एकाइनोडर्मेटा के बाद में दोस्तों हेमिकोर्डेटा, और हेमिकोर्डेटा के बाद में आता है दोस्तों कोर्डेटा संघ। तो एक क्रम है दोस्तों, ये क्रम आपको इसी प्रकार से याद रखना है। जैसे इस प्रकार से ये क्रम है, इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। तो कितने हुए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 संघ। और ये क्रम दोस्तों डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो एक क्रम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आप एग्ज़ाम उठाकर देख लेना, ग्रुप डी का कहीं ना कहीं दोस्तों ये क्रम पूछा जा चुका है। 2022 में तो पूछा ही गया था, कई शिफ्टों में पूछा गया था, उससे पहले भी पूछा जा चुका है। तो ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो दोस्तों लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो जंतु हैं इनका शारीरिक ढांचा, जो शरीर का जो ढांचा है, शारीरिक आकार के आधार पर इन्हें बांटा गया है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि शारीरिक संगठन के आधार पर जंतुओं के प्रकार, जिसमें पहला है दोस्तों कोशिकीय स्तर, दूसरा है ऊतक स्तर, तीसरा है दोस्तों अंग स्तर, और चौथा है दोस्तों अंग तंत्र स्तर। कोशिकीय स्तर में दोस्तों आपका आता है पोरिफेरा संघ। ऊतक स्तर में होता है, यानी दोस्तों कोशिकीय स्तर तो केवल पोरिफेरा संघ में पाया जाता है, ना तो इसमें अंग पाया जाता है, ना ऊतक ना तंत्र, केवल इसमें कोशिकाएं पाई जाती है। फिर आता है दोस्तों उसके बाद ऊतक स्तर। देखिए दोस्तों कोशिका होती है, कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंग, और अंग से बनता है पूरा तंत्र, यानी पूरा शरीर, पूरी बॉडी, ठीक है। तो केवल और केवल पोरिफेरा संघ जो है उसी में केवल कोशिका पाई जाती है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों ऊतक स्तर, जिसमें दोस्तों सेलेंट्रेटा, जिसे हम दोस्तों निडेरिया, और टीनोफोरा हम कहते हैं। तो टीनोफोरा और सेलेंट्रेटा वर्ग जो होता है, इसमें दोस्तों कोशिका भी होता है और ऊतक भी होता है। फिर आता है दोस्तों अंग स्तर। अंग स्तर में दोस्तों प्लेटी एलमेंथिज वर्ग आता है, यानी संघ जो है आता है। इसमें दोस्तों कोशिका भी पाई जाती है, ऊतक भी पाया जाता है, और अंग भी पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों अंग तंत्र, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है दोस्तों, देखिए एसके एलमेंथिज आता है, एनेलिडा आता है, ऑर्थ्रोपोडा आता है, मोलस्का आता है, एकाइनोडर्मेटा आता है, हेमिकोर्डेटा आता है, और कॉर्डेटा भी आता है। तो इसमें ये जितने भी संघ हैं दोस्तों, इनमें क्या है, कोशिका भी होती है, ऊतक भी होता है, अंग भी होता है, और तंत्र भी होता है इस वर्ग में। तो ये 4 वर्ग हैं, ये आपको याद रखने हैं दोस्तों, डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और हर पॉइंट, हर लाइन दोस्तों, इसमें ये जो चीज़ें मैं आपके लिए समझा रहा हूँ, इसमें हर लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आपको याद रखनी है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, आगे हम बात करते हैं दोस्तों सममिति के आधार पर जंतुओं के प्रभाव, ठीक है दोस्तों। तो ये सममिति के आधार पर हम समझते हैं, एक एक करके सारी समितियों को हम समझते हैं। पहला है दोस्तों असममिति। असममिति क्या है दोस्तों, जब जंतु के केंद्र से गुजरने वाला कोई भी तल जंतु को 2 बराबर भागों में बांट दे, सॉरी दोस्तों नहीं बांटता हो, 2 बराबर भागों में नहीं बांटता हो, तो उसे कहते हैं दोस्तों असममिति। और इसका एग्जाम्पल है पोरिफेरा संघ में जितने भी जंतु हैं दोस्तों, वो इसके एग्जाम्पल है असममिति के। अब बात करते हैं दोस्तों अरीय सममिति। जब शरीर के केंद्र से गुजरने वाला कोई भी तल जंतु को 2 बराबर भागों में बांटता हो, तो उसे कहते हैं हम अरीय सममिति। और इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों सेलेंट्रेटा और टीनोफोरा। वर्ग में जितने भी इस वर्ग में, इन दोनों वर्गों में जितने भी जंतु आते हैं वो सब दोस्तों अरीय सममिति के कहलाते हैं। फिर आता है दोस्तों उसके बाद द्विपार्श्व सममिति। इसमें क्या है दोस्तों, जब शरीर से गुजरने वाला कोई भी
एक तल जंतु को दो भागों में बांटता हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है अरीय सम्मति में, द्वि सम्मति में, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कोई भी तल हो, चाहे किसी भी प्रकार का तल हो, वो जंतु को दो भागों में बांट दे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कोई भी ना होकर दोस्तों केवल एक तल जंतुओं को दो भागों में बांटता हो। इसमें जितने भी अन्य जो संघ बचे हैं वो सारे संघ इसमें शामिल होते हैं द्विपार्श्व सम्मति में। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं जनन स्तरों के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, जिसमें पहला है दोस्तों द्विकोरिकी जंतु। ऐसे जंतु जिनमें केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही पाया जाता है, इनके मध्य मेसोडर्म नहीं पाया जाता, वो कहलाते हैं द्विकोरिकी। द्विकोरिकी का एग्जाम्पल है दोस्तों सिलेंट्रेटा संघ। आप चिंता ना कीजिए दोस्तों, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका सिलेंट्रेटा है, प्लेटीहेलमिंथेस है, पोरीफेरा है, ये संघ भी मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूँ कि किस संघ में कौन से जंतु आते हैं, किस संघ में कौन से जंतु आते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। पहले आपको ये समझ लेना है कि द्विकोरिकी किसे कहते हैं, कोष का स्तर किस में पाया जाता है। ठीक है, मेसोडर्म किस में पाया जाता है, तो मेसोडर्म और एक्टोडर्म किस में पाया जाता है, सॉरी दोस्तों एक्टोडर्म और एंडोडर्म किस में पाया जाता है, सिलेंट्रेटा में। जबकि दोस्तों त्रिकोरिकी जंतु जो होते हैं इनमें दोस्तों एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों स्तर पाए जाते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, ये प्लेटीहेलमिंथेस से लेकर कोर्डेटा संघ तक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सीलोम या देह गुहा के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। सीलोम किसे कहते हैं दोस्तों, देह गुहा किसे कहते हैं, देह भित्ति जिसे हम कहते हैं, यानी एक प्रकार के आहार नाल की भांति होता है और ये इसमें खाली स्थान पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों इसे भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों आहार नाल व देह भित्ति के मध्य पाया जाने वाला खाली स्थान। आहार नाल जो होती है और देह भित्ति जो होती है उसके मध्य में जो खाली स्थान पाया जाता है उसे कहते हैं हम सीलोम। तो देखिए दोस्तों प्लेटीहेलमिंथेस तक के जंतुओं में अगुह्य, जितने प्लेटीहेलमिंथेस तक के जंतु हैं उन्हें अगुह्य जंतु कहते हैं। और एस्के हेलमिंथेस संघ के जंतुओं में देह गुहा में मेसोडर्म के पाउच बिखरे होते हैं, इन्हें कूटगुह्य जंतु हम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कूटगुह्य। वहीं दोस्तों एनेलिडा होता है, एनेलिडा से लेकर कोर्डेटा संघ तक के जितने भी जंतु होते हैं उनमें दोस्तों स्पष्ट सीलोम पाया जाता है। इन्हें दोस्तों सीलोमेट प्रगुह्य जंतु भी हम कहते हैं। और नोट में आपको याद रखना है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो नोट होता है ना उसे आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना होता है। तो नोट में आपको याद रखना है दोस्तों कि एनेलिडा और ऑर्थोपोडा संघ के जंतुओं का शरीर खंड में बटा होता है, इनमें खंड पाए जाते हैं, इन्हें खंडी भवन भी कहते हैं या खंडी भवन इनमें पाया जाता है। और एकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में सामान्यतः अरीय सम्मिति पाई जाती है, लेकिन लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। तो आपसे पूछा जाता है कि अरिसम्मतीय सम्मिति जो जंतु होते हैं, एकाइनोडर्मेटा संघ जो होता है, इनके लार्वा में किस प्रकार की सम्मिति पाई जाती है, तो द्विपार्श्व सम्मिति। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे कि सीलोम के आधार पर, वहीं दोस्तों जनन स्तर के आधार पर, फिर उसके बाद दोस्तों सम्मिति के आधार पर, फिर उसके बाद दोस्तों है आपका शरीर के संगठन के आधार पर। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये दोस्तों क्रम है, ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद दोस्तों जितनी भी मैंने आपके लिए पद्धति बताई, ये पद्धति आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, और इनकी ये जो जगत हैं, ये जो वर्गीकरण जो कुल दिया हुआ है, ये वर्गीकरण किस प्रकार से उसे जो है दोस्तों डिफाइन किया जाता है जंतु को, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और यहाँ से दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक आपको इस प्रकार से रटना है दोस्तों कि आप कभी ज़िंदगी भर भूल ना पाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का टॉपिक था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जंतु जगत का। अब कल से जो वीडियो होंगी आपकी, उसमें दोस्तों एक एक संघ को अच्छी तरह से आपको समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।